हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है बायोलॉजी विद डॉक्टर जीवन। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ये हमारा एक सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसमें हमें पूरे कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, पूरी चीजें जो है ना पूरे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस आएंगे और वो आप लोगों को वहां पे सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, तो आज हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या होने वाले, सिंपल उसके वर्ड में, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी में। जो हम गैस यानी कि इनहेलेशन कर रहे हैं, या जो कैटाबॉलिज्म टिश्यू पे हो रहा है, वो कुछ गैसेस ट्रांसपोर्ट करके उसको एक्सेल करना है, कुछ गैसेस इनहेल करके उसको अंदर टिश्यू तक पहुंचाने हैं। ओके, तो आज हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कुछ इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले हम देखिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो अबाउट एन 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द आरबीसी। 97% ऑफ आरबीसी कौन कैरी करते हैं? आरबीसी, यानी कि किसके फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। क्या होता है यहाँ पे? ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ये दोनों कंबाइन होके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है ऑक्सीजन, और वो कैरी करते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो बचे 3% ऑफ ऑक्सीजन है, एक इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व होके जो बचा हुआ 3% ऑक्सीजन है वो कैरी करते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। ये तो हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसा है? दो ही चीज याद रखनी है ऑक्सीजन, एक तो प्लाज्मा के थ्रू होने वाला है और एक आरबीसी। आरबीसी में क्या है? मेनली जो हमारा है हीमोग्लोबिन के साथ। ओके, और बाकी बचा 3% प्लाज्मा के साथ, इतना ही याद रखना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखना है, तो ये 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में। एक फर्स्ट है बाइकार्बोनेट फॉर्म, सबसे पहला कौन सा है? बाइकार्बोनेट। देन एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एंड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। अब इसके परसेंटेज आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसको तो कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन का, क्योंकि दो ही है, 97 एंड बचा हुआ 3%। ओके, 3% प्लाज्मा के थ्रू होता है और 97% आरबीसी के थ्रू। जो बाकी अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे 3 फॉर्म में, तो उसमें से 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है एज अ बाइकार्बोनेट करके ट्रांसफर होता है। क्या है? एज अ बाइकार्बोनेट। उसके बाद 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट एज अ कार्ब अमीनो होमोग्लोबिन, यानी कि किसके साथ कंबाइन होने वाला है? CO2 हेमोग्लोबिन के साथ, और फॉर्म करने वाला है HbCO2। इसे हम क्या बोल रहे हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसे क्या बोल रहे हैं हम? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और बचा हुआ जो 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कैसे? इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। अभी हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है सबसे पहले। तो लेट्स सी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या देखना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया कि 97% ऑफ ऑक्सीजन ये किसके साथ ट्रांसपोर्ट है? आरबीसी के साथ बाइंड करके, या उसमें हेमोग्लोबिन के साथ एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और बचा हुआ 3% इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। अब यहाँ पे कैसे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होती है वो हमें देखना है। सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या कंटेंट है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेम एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबिन। ग्लोबिन के 4 और हीम के 4 मिलकर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन रहा है। जो हीम पार्ट है विच कंटेन द फेरस आयन, इसमें क्या रहता है? फेरस आयन Fe+2, जिसके साथ एक्चुअल हमारी ऑक्सीजन की बाइंडिंग होने वाली है। उसके साथ क्या होने वाला है? ऑक्सीजन की बाइंडिंग, और वो बाइंड करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आप लोगों को याद रखना है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, कैन कैरी द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहा है? 4 मॉलिक्यूल्स। कितने? 4 मॉलिक्यूल्स। 4 मॉलिक्यूल्स हमारे हीमोग्लोबिन कैरी करने वाले, यानी कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये हमारी 4 व्हीलर है। क्या है? 4 व्हीलर, 4 सीट्स की गाड़ी है हमारी। कितने सीट्स की? 4 सीट। जैसे कि हम ये गाड़ी बनाते हैं, 1 2 3 एंड 4,
ये 4 सीटर कार है हमारी, 4 सीटर कार है। तो यानी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ऐसे 4 मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन कैरी करने वाला है। तो 1 हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। ये आप लोगों को याद रखना है। यानी कि फोर व्हीलर आप लोगों को सिंपल याद रखना है। हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन के लिए क्या है, 4 व्हीलर है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करना है। ओके, देन अगर हम लोगों ने 100 ml ऑफ ब्लड लिया, एक कंटेनर है, इसमें अगर हम 100 ml अगर ब्लड लिया, कितना, 100 ml ब्लड विच कंटेन 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें कितने ग्राम रहने वाले, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहने वाले, क्या, HB। 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 15 ग्राम ऑफ HB, क्या, 15 ग्राम ऑफ HB। 1 ग्राम ऑफ HB कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हम लोगों ने लिया तो कितना कैरी करता है, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितने, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। अगर हमें निकालना है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना अमाउंट ऑक्सीजन का कैरी करता है कौन, 100 ml ऑफ, ये जो 100 ml ब्लड है तो वो कितना अमाउंट ऑक्सीजन कैरी करता है। तो सिंपल है, 100 ml में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन है, 15 ग्राम है। कितना ग्राम है, 15 ग्राम। एंड 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना कैरी करता है, 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो 1.34 ml इंटू 15 ग्राम अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 20.1 यानी कि 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लोगों को याद रखना है 100 ml ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, कौन सा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ऑक्सीजन नॉर्मल ब्लड इज स्टिल 75% सैचुरेटेड। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे हमारा जो ब्लड है स्टिल 75% सैचुरेटेड रहता है। कितना, 75%। अब हमें अगर यहाँ पे निकालना है 75% सैचुरेटेड है, तो आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए कि 25% जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर हो चुका है टिश्यूज के पास। कितना, 25%। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, पूरा 100 ml में कितना रहता है, 20 ml ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 15 ml आए, यानी कि अभी 15 ml ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है हमारा ब्लड डिलीवर करने के बाद में। तो 20 ml से कितना गया, 15, तो कितना बचा, 5 ml। तो एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड एज टिश्यू। आप लोगों को याद रखना है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे जो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन है ये कहाँ पे, टिश्यूज के ऊपर डिलीवर हो रहा है। ओके, क्योंकि 75% सैचुरेटेड है तो 25% डिलीवर किया है, तो 25% अगर 20 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ml, यानी कि 15 ml अभी भी ऑक्सीजन ब्लड में है, खाली 5 ml टिश्यूज के साइड पे डिलीवर हुआ है। ओके, यहां तक क्लियर। ये हम लोगों ने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर देखा। अब आप लोगों को कुछ मैं स्ट्रेनस कंडीशन पे देखता हूं, यानी कि जब कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है या कोई बंदा रनिंग कर रहा है, उस टाइम पे ऑक्सीजन की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी। तो अगर एट स्ट्रेनस कंडीशन और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यहां पे ऑक्सीजन डिमांड क्या होंगी, ऑक्सीजन डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज्ड। ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी तो जो सप्लाई होगा टिश्यू के पास वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि अब हम लेंगे कि समझो ब्लड इज 25% सैचुरेटेड, ब्लड कितना है, 25%। तो ये सिंपल कैलकुलेशन हम लोगों को करना है, 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5। कितना आ जाएगा, 5। सो ये 5 ml बच जाएगा, कितना, 5 ml। तो एट स्ट्रेनस कंडीशन 15 ml ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड एट टिश्यूज
सिंपल। अब क्वेश्चंस आप यहाँ पे तो नॉर्मल आप लोगों को दिया है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे 75% सैचुरेटेड है तो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर एट द साइट ऑफ टिश्यू, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको इस पे फोकस कर देंगे। यहाँ पे 25 दे सकते हैं, कभी 50% भी दे सकते हैं कभी। अगर यहाँ पे 50 दे देगा तो कितना आ जाएगा, 10 ml आ जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे अगर 50 दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ml आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे 100 दे से तो यहाँ पे ऑब्वियसली 20 आ जाएगा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लोगों को इस पे फोकस करना है, तो जो भी परसेंटेज आप लोगों को वो देंगे उसको 100 से डिवाइड करके इंटू 20 कर देना है, और वो कैलकुलेशन जो होगा उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों का क्या होगा, डिलीवर होने वाला है कहाँ पे, एट द साइट ऑफ टिश्यूज, एट द साइट ऑफ टिश्यूज। बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी स्ट्रेनस कंडीशन पर। तो हम लोगों ने कंसिडर किया कि समझो ब्लड 25% सैचुरेटेड है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20 के तो 5 ml ऑक्सीजन बच जाएगा। तो जो 15 ml ऑफ ऑक्सीजन है इज डिलीवर एट द साइट ऑफ टिश्यूज। ओके, यहां तक क्लियर। अब हम लोगों को यहां पे देखना है क्या, हमें देखना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन का डिसोसिएट कैसा होता है और एसोसिएट कैसा होता है वो हम लोग। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे हमें कौन सा कर्व मिलने वाला है, सिग्मोइड कर्व। कौन सा, सिग्मोइड कर्व। तो आप लोगों को ये समझ, सबसे पहले अभी देखना है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हमें कौन सा कर्व मिलने वाला है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे, जब हमारा ब्लड 100% सैचुरेटेड है या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे। समझो हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ निकाला, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन रिलेशन टू हीमोग्लोबिन। तो हमें एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पे यहाँ पे आप लोगों ने 20, यहाँ पे 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80 और 100। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे हमें कौन सा कर्व मिलने वाला है, कौन सा कर्व मिलने वाला है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे हमें मिलने वाला है सिग्मोइड कर्व। कौन सा कर्व, सिग्मोइड कर्व। ये कौन सा कर्व है हमारा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कौन सा कर्व देख रहे हैं हम यहाँ पे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमें सिग्मोइड कर्व मिल रहा है। अब जहां पे एसोसिएशन होगा और जहां पे डिसोसिएट होगा वो हमें कर्व देखना है। यहां पे आप लोगों को ये समझ में आ गया सिग्मोइड कर्व। अभी हमें देखना है कहां पे एसोसिएशन हो रहा है और डिसोसिएशन हो रहा है। समझो यह नॉर्मल हमारा यह है सिग्मोइड कर्व। अब यहाँ पे कर्व जब एसोसिएशन होने वाला है ऑक्सीजन का, तब वो शिफ्ट कहाँ होने वाला है, शिफ्ट टू द लेफ्ट। जब डिसोसिएशन होने वाला है तो वो शिफ्ट कहाँ पे होने वाला, राइट। यह है हमारा शिफ्ट टू लेफ्ट। और ये कहाँ पे होता है, अल्वीओलाई। शिफ्ट टू राइट, ये कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है टिश्यू पे, एट द टिश्यूज। ओके, यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है। अब कब ग्राफ हमारा ये जो कर्व है लेफ्ट में शिफ्ट होगा और कब राइट में होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट। ऑब्वियसली अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिफ्ट टू लेफ्ट यानी कि अल्वियोलाई का पास हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा रहेगा, हाई रहेगा। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो। टेम्परेचर इज also low. Hydrogen ion
आल्सो डिक्रीजेस, यानी कि पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, यानी कि एसिडिटी कम रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगी, एसिडिटी कम रहेगी। अब ग्राफ शिफ्ट टू राइट देखते हैं हम, शिफ्ट टू राइट। ग्राफ कब राइट में शिफ्ट होगा, यानी कि वहां पे डिसोसिएट होने वाला है ऑक्सीजन का, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्वियसली प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर वो ज्यादा रहना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो एट द साइट ऑफ टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैसे रहता है, हाई रहता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे डिक्रीज, कम रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी बढ़ जाते हैं, हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस, टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन बढ़ गए तो एसिडिटी इज आल्सो इंक्रीजेस, एसिडिटी आल्सो इंक्रीज, एंड पीएच डिक्रीज, पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पीएच डिक्रीज होगा तो एसिडिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन अगर रहेगी तो ये पूरे फेवर किसको करेंगे, ग्राफ शिफ्ट टू राइट। और ये कंडीशन अगर रहेगी, ये पूरी कंडीशन, देन ग्राफ शिफ्ट टू लेफ्ट, ग्राफ शिफ्ट टू लेफ्ट। याद रखना है कि पार्ट शिफ्ट टू लेफ्ट कब होने वाला है, यानी कि एसोसिएशन। यहां पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन, एसोसिएशन, और यहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, यहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। सो क्लियर यहां तक। और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। ओके, तो आप लोगों को यहां तक सब क्लियर है, यहां तक पूरा क्लियर। यहां पे जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, कैसा हो रहा है, वो पूरा आप लोगों को यहां से याद रखना है। अब जो हमारा हीमोग्लोबिन के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 97% ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी करता है, तो ये पूरी चीजें जो रहती है, ये ग्राफ किधर शिफ्ट होने वाला है, ये आप लोगों को याद रखना है। वो आप लोग को कंडीशन देंगे और ग्राफ कौन सा आएगा, यानी कि एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, वो यहाँ पे आप लोगों को पूछ सकते हैं। क्लियर, ओके। अब हम लोगों को देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम लोगों को देखना है। अल्वियोलाई से हम टिश्यू तक ऑक्सीजन को लेके भी गए, यहाँ पे अल्वियोलाई के पास एसोसिएशन किया, फिर वहां पे टिश्यू के पास जाके डिसोसिएट भी हुआ, ये सब चीजें हम वहां पे देखी थी। ओके, अब हमें देखना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोगों ने अभी देखा कि 70% एज अ बाइकार्बोनेट, 70% कैसे जाने वाला है, एज अ बाइकार्बोनेट, 70% ट्रांसपोर्टेशन है बाइकार्बोनेट, 20 to 25% कैसे होने वाला है, एज अ कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। बचा हुआ 7% इन अ डिजॉल्व स्टेट, इन डिजॉल्व स्टेट, इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, थ्रू प्लाज्मा, थ्रू द प्लाज्मा। यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू समझेंगे। आप सब लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होना, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई रहेगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम रहेगा, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे बाइंडिंग होने वाली है। ओके, और फिर जाके ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अल्वियोलर साइड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, तो इसलिए वो जो रिएक्शन होने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे टिश्यू के पास बाइंडिंग हो रही है, वो वहां पे जाके क्या होने वाला है, बाइंडिंग उनकी टूटने वाली है, ब्रेक डाउन होने वाली है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से एक डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू समझेंगे। ये क्लियर, यहां तक क्लियर ऑफ कर देता हूं मैं। ये समझो हमारी वेसल है, ये हमारी क्या है, वेसल है। ओके,
यहाँ पे हम यहाँ पे अब बनाएंगे आरबीसी। ये है हमारी आरबीसी, ये हमारी आरबीसी। अब जो 7% है, आप सब लोगों को पता है 7%, 7% ये किसके थ्रू, ये हमारा प्लाज्मा है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लाज्मा के थ्रू कैरी होने वाला है, ये आप सब लोगों को पता है। 7% किसके थ्रू होने वाला है, प्लाज्मा के थ्रू। अब जो बाकी बचा हुआ है वो हमारा एज अ बाइकार्बोनेट फॉर्म में, और उसके बाद एज अ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस CO2 ये रिवर्सिबल ऑर्डर में बाइंड होने वाला है, और क्या बनेगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन HbCO2। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्ब अमाइनो, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ओके। अब यहाँ के बाद हमारा और एज ए बाइकार्बोनेट 70% पे, ये कितना परसेंट हो रहा है इस कार्बन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, 20 to 25%, 20 to 25%। अब हमें यहाँ पे देखना है जो बचा हुआ है 70%, वो कैसे एज अ बाइकार्बोनेट, यानी कि CO2 प्लस H2O, यह यहाँ पे एंजाइम है हमारे यहाँ कार्बोनिक अनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2CO3। अब फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस का इस पे एक्शन होगा, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। यहाँ पे क्या बनने वाला है फिर, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन यानी हाइड्रोजन आयन। ये पूरे किस में होने वाले, आरबीसी में। ओके। अब आरबीसी में बाइकार्बोनेट जहां फॉर्म हो जाएगा, तब उसके बाद ट्रांसपोर्ट के टाइम पे ये आ जाएगा प्लाज्मा। किसमें आ जाएगा, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे प्लाज्मा में। कहां पे आ जाएंगे, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में आ जाएंगे। और फिर उसके साथ प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होके कहां तक पहुंच जाएंगे, अल्वियोलाई तक। और वहां पे जाके जब ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तब ये फिर से आरबीसी के अंदर जाएगा, और ये पूरी रिएक्शन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके। पूरी रिएक्शन कैसे होने, अपोजिट डायरेक्शन में। यहां तक आप लोगों को क्लियर है, क्लियर है यहां तक क्लियर। ये पूरी रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन, कार्ब अमोनियम हीमोग्लोबिन का भी ये रिवर्सिबल ऑर्डर में रिएक्शन होगी, CO2 फिर एक्सचेंज के लिए जाएगा, क्योंकि वहां पे अपने आप जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो हाई रहेगा एट द साइट ऑफ अल्वियोलाई। आप सब लोगों को पता है, टिश्यू पे यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था। ये कहाँ पे हुई है पूरी रिएक्शन, ये रिएक्शन पूरी हुई है हमारी टिश्यू के पास। कहाँ पे हुई है, टिश्यू के पास। यहाँ से जो CO2 था प्लाज्मा में गया, उसके बाद आरबीसी में गया, हीमोग्लोबिन के साथ कुछ कंबाइन हुआ, और बाकी वाटर के साथ, यानी आरबीसी में जो फ्लूइड था वाटर उसके साथ कंबाइन हुआ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 फॉर्म हुआ। वो उसके फिर से उसके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एंजाइम का एक्शन हुआ, फिर बाइकार्बोनेट आयन बने, और वो किसमें आए, फिर बनने के बाद प्लाज्मा में आ गए और ट्रांसपोर्ट हुए प्लाज्मा के साथ। प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होने के बाद अल्वियोलाई में जब अल्वियोलाई के पास ये पूरा ब्लड डीऑक्सीनेटेड गया, तब यह आयंस फिर से आरबीसी में गया, और ये रिएक्शन पूरी अपोजिट डायरेक्शन में चली। ओके क्लियर। और तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ वहां पे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ एट द साइट ऑफ अल्वियोलाई। तो अब आप लोगों को याद रखना है कि एवरी 100 ml ऑफ, एवरी 100 ml ऑफ deoxygenated blood delivers 4 ml of
कार्बन डाइऑक्साइड। कितना डिलीवर करना है? 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द साइट ऑफ अल्वियोलाई। ओके, कितना? 4 ml ऑफ CO2, कितने? एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो आई होप आप सब लोगों को ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आया होगा। ओके, और जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये प्लाज्मा में भी और आरबीसी में दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन मोर अमाउंट में जो होता है वो आरबीसी के अंडर रहता है। ओके, ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? यहाँ तक आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। उसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा वो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड कुछ डिसऑर्डर्स रहेंगी, वो हमारे अगले लेक्चर में बाइंड अप हो जाएगा पूरा टॉपिक। ओके, क्लियर? तो यहाँ तक आप सब लोगों को ये करना है कि जो पहले के पूरे लेक्चर्स है वो आप लोगों ने देखे होंगे, एक बार यहाँ तक एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना है।